नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आप देख रहे हैं बाजार अगले हफ्ते। जी हां, अब वीकेंड है 2 दिन का और फिर उसके बाद खुलेंगे बाजार, लेकिन उससे पहले काफ़ी हलचल आज ही हो गई है। और ईरान और इजराइल का वॉर है, भारत में भी कुछ हलचल हुई है, क्रूड जो है वो डूल गया है। तो इन सब का कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट पर, ये समझने वाली और जानने वाली बात होगी। और साथ ही आपके सवाल तो होते ही हैं यहाँ पर, जिनके जवाब हम देंगे। किस सेक्टर में आपकी नज़र होनी चाहिए, कहाँ पैसे बन सकते हैं और तमाम चीज़ें, और ये सारी बातचीत करेंगे हमारे खास मेहमान के साथ, जो कि हैं इक्विनॉक्स रिसर्च और एडवाइजर्स के पंकज रांदड़ साहब। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बाजार अगले हफ्ते में। थैंक यू। तो पंकज जी से बातचीत करेंगे, लेकिन जरा देख लेते हैं कि आज क्या कुछ एक्शन रहा बाजार में। तो इजराइल ईरान का तनाव, ये बाजार के लिए एक बहुत बड़ी और एक हद तक डिस्टर्बिंग खबर भी थी। मूड बिगड़ा बाजार का। जियोपॉलिटिकल टेंशन ने ब्रेंट क्रूड में 6% से ज़्यादा की तेज़ी लगा दी। तो एमसीएक्स पर सोना भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर गया। वहीं सेंसेक्स और निफ्टी आधा परसेंट टूट गए, गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 573 पॉइंट गिरा, 81,119 पे बंद हुआ। निफ्टी 170 पॉइंट फिसल कर 24,719 यानी 25,000 के नीचे आ गया। निफ्टी बैंक में करीब 1% की गिरावट रही। हालांकि मिड और स्मॉल कैप में निचले स्तर से थोड़ी रिकवरी आई। अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात कर लें तो डिफेंस शेयरों में खरीदारी रही। सीपीएसई आईटी इंडेक्स हल्की बढ़त को बंद हुआ। तो एफएमसीजी, बैंकिंग, मेटल शेयरों में थोड़ा प्रेशर रहा। तो कुल मिलाकर ये बाजार का आज का मूड माहौल रहा। अब थोड़ा एफआईआई का डाटा देख लेते हैं। 12 जून तक का डेटा हमारे पास है एफआईआई का। देखिए क्या किया है। तो देखिए बिकवाली की उनकी जो इस समय एक आदत सी पड़ गई है, वही 3,584 करोड़ रुपए, माफ़ कीजिए 48 करोड़ रुपए उन्होंने 12 जून तक बिकवाली कर दी है, इस महीने के अंदर का डेटा। वहीं डीआईआईज़ ने क्या किया है, तो डेफिनेटली उन्होंने खरीदारी की है और 12 जून तक उन्होंने 41,000 करोड़ रुपए की खरीदारी कर दी। 41,109 करोड़ की इनफैक्ट 12 जून तक का ये डेटा है डीआईआईज़ के लिए। तो डीआईआईज़ इस वक्त बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं और एक बड़ी खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब मंडे को क्या होगा, ये बड़ी बात है। देखिए काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई। ईरान और इजराइल लड़ लिए हैं, ये एक चीज़ है। और दोनों ने ही कहा कि ये मतलब कहीं वॉर, बस ऐसा नहीं कि एक दिन उन्होंने आपस में झगड़ा किया हो गया, शायद ये एस्केलेट भी हो। और अगर एस्केलेट हो तो दिक्कत है कि ये वो क्षेत्र है जहाँ से क्रूड ऑयल पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो इम्पैक्ट होगा तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पे इम्पैक्ट आता है। जाहिर सी बात है, हम सबसे बड़े इंपोर्टर हैं, हमें भी इम्पैक्ट करेगी ये बात। तो ये सब चीज़ें जहन में रहेंगी और साथ में कुछ और बातें भी। तो मंडे अब कैसा रहने वाला है पंकज साहब, थोड़ा डाइसी होगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, थोड़ा डर भी होगा। कैसा खुलेगा बाजार सोमवार को? जी, गुड इवनिंग विपिन जी एंड गुड इवनिंग एवरीवन। विपिन जी, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन इनका जो बायलैटरल टॉक होना है ओमान के अंदर संडे को, रविवार के दिन इनका होना है और उसके ऊपर पूरी निगाहें टिकी हुई है। आज कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो डेफिनेटली 25,000 के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स है। मैं थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहूंगा यहाँ पे। मैं अगर 2 हफ्तों का कॉल राइटर का अगर एनालिसिस करता हूं तो 25,000 पर बहुत बड़ी तादाद के अंदर कॉल राइटर्स यहाँ पर दिख रहे हैं। वही 24,500 के आसपास जो है वो पुट राइटर्स दिख रहे हैं, लेकिन पुट राइटर्स जो है कोई इतना कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि इनके बायलैटरल टॉक्स के अंदर कोई बड़ी बात निकल कर नहीं आनी है मार्केट के अंदर। इंडाइसेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो डेफिनेटली प्रेशर बनते हुए नजर आ सकता है। जिस तरीके से आज बैंक निफ्टी ने पहले 1 घंटे का ना तो हाई तोड़ पाया है ना तो लो तोड़ पाया है। एक अटेम्प्ट जरूर किया था, लेकिन दोबारा फिसलते हुए नजर आया है। विद इन द रेंज बैंक निफ्टी जो है वो क्लोज हुआ है। डेफिनेटली प्राइवेट बैंक्स और पूरी की पूरी बैंक निफ्टी धाराशायी होती हुई नजर आई है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक क्रूशियल भी है और साइडवेज नेगेटिव मार्केट का टोन रहना चाहिए, लेकिन चुनिंदा स्टॉक्स के अंदर डेफिनेटली हम लोग जो है वो बाइंग का इंटरेस्ट देख सकते हैं, जैसे कि फार्मा में है। और डेफिनेटली रियलिटी सेक्टर के अंदर हम लोग थोड़ी बहुत बाइंग विटनेस कर सकते हैं नेक्स्ट वीक में। ठीक है जी, तो इन बातों का ख्याल रखना है और कहाँ नज़र रखेंगे वो भी। अच्छा, इन स्टॉक्स पर्टिकुलर कुछ पंकज जी नज़र में रहेगा? जी, मैंने जैसे भी जिक्र किया कि रियलिटी सेक्टर और फार्मा में मेरी निगाहें लगी हुई है। ओबरॉय रियलिटी काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर लगा हुआ है यहाँ पे। मुझे लगता है कि जिस तरीके से गैप फिल हुआ है विद द वॉल्यूम्स, अच्छे खासे डिलीवरी के नंबर्स इसके अंदर हम लोग देखने मिल सकते हैं। फ्यूचर्स के अंदर इसके अंदर बाइंग की सलाह रहेगी। 1900 से 1902 की रेंज में इसमें बाय करने की सलाह रहेगी।
1870 रुपए का एक स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस रखना होगा। 1960 और 1990 का टारगेट होना चाहिए इसमें। और दूसरा जो स्टॉक रहेगा विपिन जी, ग्लेनमार्क फार्मा, जिस तरीके से एक पूरे चैनल का ब्रेकआउट दिया है, पिछले 2 हफ्तों से कंटिन्यूअसली हायर राइज के फॉर्मेशन यहाँ पे देखने मिले हैं। मुझे लगता है कि आज की क्लोजिंग के आसपास जो है 1665 से 1670 के बीच में इसमें बाइंग करने की सलाह रहेगी। 1635 रुपए का एक स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट जो है 1730 और 1760 की रेंज में यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। जो मैं स्टॉप लॉसेस मैंने रिकमेंड किए हैं वो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना जरूरी है। जी, तो दो शेयर्स, ग्लेनमार्क फार्मा और ओबेरॉय रियल्टी। ग्लेनमार्क फार्मा आपकी स्क्रीन पर, और यहाँ पर आपके लिए टारगेट दे रहे हैं 1730 से 1760 के, और स्टॉप लॉस यहाँ हो जाएगा 1635 रुपये का। और जैसा सर कह रहे हैं कि क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से ये है। दूसरा है ओबेरॉय रियल्टी, यहाँ भी खरीदारी की सलाह है। 1960 से 1990 तक के टारगेट्स होंगे और 1870 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ लगेगा। तो ये दो ओबेरॉय रियल्टी और ग्लेनमार्क फार्मा, ये हैं पंकज जी की पसंद, जो कि नज़र रखेंगे वो सोमवार को इनके ऊपर, इन दो शेयर्स के अंदर। तो आप भी रख सकते हैं। टारगेट और स्टॉप लॉस आपके साथ शेयर कर दिए हैं। राइट, अब वक्त है आपके सवालों का। तो अब हमारी पहली कॉलर है रेणुका सेठी फ्रॉम न्यू दिल्ली। रेणुका जी, बहुत स्वागत है आपका। आप क्या शेयर्स हैं आपके पास और क्या क्वांटिटी है, क्या प्राइस है, बताइए प्लीज़। डेल्टा कॉप है, 100 शेयर्स हैं जो कि मैंने 189 पे खरीदे थे। आज की डेट में 91.84 आ रहा है उसका। क्या रखना चाहिए, क्या अभी निकाल दूं? राइट, डेल्टा कॉप पे बात कर लेते हैं। तो देखिए, आपने खरीदारी ऑलमोस्ट डबल पे की और अब आधा है शेयर इस वक्त। क्या करना चाहिए पंकज जी डेल्टा कॉप में? डेफिनेटली काउंटर काफी वीक लग रहा है, लोअर लोज के फॉर्मेशन है, गवर्नमेंट का काफी बड़ा इन्फ्लुएंस इस स्टॉक के ऊपर हुआ है। काफी ऊपरी लेवल से हम लोगों ने विटनेस किया हुआ स्टॉक है। अभी एक फिलहाल जो है कहीं ना कहीं लोअर लेवल से अगर मैं कहूँ तो 70-78 की रेंज में इसके अंदर एक दोबारा कहीं जंप देखने मिला, लेकिन मुझे लगता है कि ये स्टॉक के अंदर इतना ज्यादा मोमेंटम नहीं आ सकता है। और कोई भी अगर तेजी होती है यहाँ पे 95 से 100 रुपीज तक, तो मेरे ख्याल से इसके अंदर से एग्जिट की सलाह लेनी चाहिए। ठीक है जी, 95 से 100 के ऊपर कोई तेज़ी मिले तो एग्जिट की सलाह यहाँ पे सर दे रहे हैं। रेजिस्टेंस और तमाम तरह की दिक्कत उसके अंदर टेक्निकली 95 से 100 आए तो निकल जाइएगा मैम। अच्छा, एक और सवाल है आपका हैप्पीएस्ट माइंड पे, राइट? 1386 रुपए में खरीदा था, आज हाफ रह गया है, 605 में चल रहा है। मेरे पास 100 शेयर्स हैं, तो क्या निकाल दूं ये भी? ऑलमोस्ट ये भी हाफ हो गया, सही कहना है आपका। देख लेते हैं हैप्पीएस्ट माइंड का क्या करना है। पंकज जी, क्या सलाह होगी इस पर? सर, चार्ट्स के ऊपर भी काफी वीकनेस यहाँ पे नजर आ रही है। रिजल्ट्स के बाद में जिस तरीके से ये स्टॉक गिरते हुए नजर आया है, कहीं संभलने का नामो निशान नहीं है। मुझे लगता है कि ये रेंज जो है ये डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग की ही रेंज होनी चाहिए। गिरावट और भी ज्यादा परसिस्ट हो सकती है। मुझे लगता है कि 450 से लेकर 500 तक की रेंज इसके अंदर देखने मिल सकती है। ये स्टॉक में कंटिन्यूअसली एक डाउन ट्रेंड हम लोग विटनेस कर रहे हैं, और कहीं पे भी अगर उछाल आ रहा है तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग यहाँ पे देखने मिल रही है। मुझे लगता है कि वॉल्यूम्स के कंसर्न्स भी इसके अंदर एस्केलेट होते हुए नजर आ रहा है। एग्जिट की सलाह रहेगी डेफिनेटली यहाँ से। ठीक है सर। और एक और है, अच्छा पूछ लीजिए। हाँ जी, टीएन पेट्रो का है। 185 लिए थे 118 पे, आज की डेट में 96 है। क्या निकाल देना चाहिए ये भी? कुछ सलाह देना चाहेंगे पंकज जी इस पे? सर, मैं स्टॉक का नाम नहीं सुन पाया हूँ सर। तमिलनाडु पेट्रो, टीएन पेट्रो। स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बना हुआ है, बहुत बढ़िया जिस तरीके से मूव इसके अंदर हम लोग विटनेस कर रहे हैं। 200 डेमा के ऊपर ये स्टॉक चल रहा है। मुझे लगता है कि मोमेंटम में ये स्टॉक रहना चाहिए। इसको अगर कहीं ना कहीं अगर इस रेंज में भी अगर बाय कर सकते हैं तो इसमें बाइंग करने की सलाह रहेगी। होल्ड रखिए, लंबा नजरिया रखें। मेरे ख्याल से 140 रुपए तक के भाव इसके अंदर डेफिनेटली देखने मिल सकते हैं। ठीक है जी, तो डेल्टा कॉप और हैप्पीएस्ट माइंड यहाँ से तो आपके लिए निकलने की ही सलाह थी। दोनों में से एक 95-100 की रेंज में और दूसरा हैप्पीएस्ट माइंड में भी कुछ अभी खास होना नहीं। इनफैक्ट पंकज जी कह रहे हैं 450 से 500 तक के भी लेवल वहाँ दिख जाएंगे। आपकी खरीदारी बहुत ही ऊपर की मैम, तो इससे भी एग्जिट की ही सलाह होगी। ठीक है जी।
आगे बढ़ते हैं और तमिलनाडु पेट्रो को होल्ड करने के लिए कह रहे हैं टारगेट 140 का। दीपांकर चटर्जी अब हमारे साथ कोलकाता से कॉल आई है। दीपांकर भाई बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल है सर? थैंक यू एंड गुड आफ्टरनून। अच्छा, मेरा पास टाटा पावर है 600 शेयर एट द रेट ऑफ 414। हाँ जी। तो मेरा प्लान ये है कि हम 50% अपलोड करूं विद इन 6 मंथ्स एंड रेस्ट 50% फॉर 5 years। तो मेरा फर्स्ट टारगेट है फॉर 50% इज 460 अप्रोक्सीमेट। ये कब तक हो सकता है और इसका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या है फॉर 5 years? अच्छा जी, ठीक है, लॉन्ग टर्म भी देख लेते हैं, लेकिन 5 years तो शायद थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन आपने 460 की जो बात की, अभी तो 400 के आसपास है, कब तक आएगा जो आपका पहला टारगेट है वो पंकज जी से ज़रूर लेते हैं। पंकज जी, 460 कब दिखेगा टाटा पावर में? जी सर, जिस तरीके से ये अभी फ्लो के साथ में स्टॉक गिरा हुआ है, वॉल्यूम एक्टिविटी और सेक्टरल परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। पिछले कुछ दिनों से डेफिनेटली ये स्टॉक चला नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये स्टॉक में होल्डिंग कैपेसिटी अगर आपकी है तो 460 क्या 500 550 तक के भी रेंजेस इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग होल्ड करने की सलाह रहेगी। इस तरीके के स्टॉक्स कोई भी गिरावट पे खरीदारी की सलाह रहेगी। आप अगर एक लंबे तौर पे अगर निवेशक हैं तो इसको होल्ड करके रखें। काफी अच्छे रिटर्न्स इसके अंदर से जनरेट हो सकता है। चलिए जी दीपांकर जी, दोनों सवालों के जवाब आपको मिल गए कि आपकी जो 460 की रेंज है वो भी कहीं नहीं गई, इनफैक्ट उसके ऊपर काफ़ी जाना है, या तो 465 से 500 तक की रेंज दे दी। और आप अगर लंबी अवधि के निवेशक हैं तो फिर इससे बिल्कुल संभाल के रखें। तो वो जो आप 5 साल वाला सवाल पूछ रहे थे, लगभग उसका भी जवाब इसमें आ गया। तो होल्ड करके रखिए अपने स्टार्टअप पावर को। हाल फिलहाल आसपास के जो लक्ष्य हैं वो हैं 465 से 500 रुपीज़ तक के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर है हमारे मिस्टर शशिकांत और रांची से कॉल कर रहे हैं आप हमें। शशिकांत जी, स्वागत है आपका, क्या सवाल होगा सर? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर, मेरे पास में GMDC है 50 शेयर एट द रेट ऑफ 213। ओके, बढ़िया है सर, बधाई, बहुत फायदा है आपको यहाँ पे। हर शेयर पे ऑलमोस्ट 200 रुपए के आसपास। जी सर। और BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 50 शेयर एट द रेट ऑफ 105। यहाँ और बढ़िया हो गया, 50 शेयर हैं और हर शेयर पे ऑलमोस्ट 300 रुपये का फ़ायदा। तो चलिए, आपका सवाल तो यही है कि अब क्या किया जाए इसमें, मतलब बढ़िया फ़ायदा कर रहा है, क्या फ़ायदा और बढ़ेगा या थोड़ी प्रॉफिट बुक कर ली जाए अभी जैसी बाज़ार की थोड़ी स्थिति है? तो अच्छा सवाल है सर। ये दोनों ही शेयर, मतलब जिसमें इनको इनकी खरीदारी के भाव पर अच्छा फ़ायदा है, अब इन्हें क्या करना है यहाँ से? जी, GMDC काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 200 डेमा के ऊपर, वीकली चार्ट्स के ऊपर काफी सस्टेनेबली ट्रेड होते हुए नजर आया है। पिछले 3-4 हफ्तों से कंटिन्यूअसली एक हायर हाइस के फॉर्मेशन बना रहा है। मुझे लगता है कि GMDC ये डेफिनेटली स्टॉक पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और जिस तरीके का यहाँ पे प्राइस एक्शन हम लोग विटनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा सेटअप बना हुआ है। वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर ये इसको लंबी अवधि के लिए रखते हैं तो 550 रुपए तक के टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम 2 से 3 महीने को अवधि देखते हैं यहाँ पे, तो 450 से 470 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पे विटनेस हो सकते हैं सर। क्या बात है, तो मज़ा ही आ गया। 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में जैसे कहते हैं। GMDC में आपको ऑलरेडी फ़ायदा था, नियर टर्म में भी अभी और फ़ायदा 450 से 470, और थोड़ा और आगे गए तो फिर तो 550। तो बहुत ही बढ़िया साहब। और दूसरा शेयर था सर इनका BEL, उसमें भी ये तो फायदे में ही है, लेकिन वहां पर भी क्या लगभग ऐसी स्थिति है? जी सर, देखिए ये पूरा सेक्टर थेमेटिक है और काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। ये ट्रेड जो है काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा। मुझे लगता है कि जिस तरीके का इसके अंदर प्राइस एंटिसिपेट हुआ है यहाँ पे, बहुत ही शानदार लग रहा है चार्ट सेटअप। शॉर्टर टर्म में अगर हम लोग 430 तक अगर इसको जाते देखें तो कोई सरप्राइज होने की बात नहीं रहेगी। लेकिन थोड़ा सा अगर लंबा अवधि है तो 500 रुपीज तक के टारगेट्स इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। लंबी अवधि के जो निवेशक है इसको डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग होल्ड करने की सलाह रहेगी विद द टारगेट ऑफ 500 रुपीज। वाह जी, नियर टर्म में 430 दिखेगा, लॉन्ग टर्म में मतलब थोड़ा और आगे जाएं तो 500 भी नजर आ जाएगा। और लंबी अवधि के जो निवेशक हैं उन्हें इस्तेमाल के रखें तो बढ़िया है सर। आपके दोनों ही पोर्टफोलियो वाले जो शेयर हैं शशिकांत जी, ऑलरेडी बढ़िया आपको मुनाफा दे रहे थे और अभी और मुनाफा देंगे। तो भाई ऐसे मुनाफेदार शेयरों को बिल्कुल रखिए पकड़कर, दोनों को होल्ड की सलाह, टारगेट्स आपके सामने। राइट, आगे बढ़ जाते हैं। अगली हमारी कॉलर है मिस सपना गुप्ता, आगरा से हमें कॉल कर रही हैं। सपना जी, स्वागत है आपका, क्या शेयर है आपके पास?
सर स्वपन गुप्ता। माफ कीजिए सर, ये गड़बड़ हो गई, स्वपन गुप्ता जी, लेकिन मेरे सामने जो स्पेलिंग आई वो एस, हाँ सही है, मैं ही सपना पड़ गया। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। तो सब स्वपन साहब माफ करें और बताएं कि क्या है आपके पास। जी जी सर, ये 463 शेयर है पेटीएम के मेरे पे 890 की रेट पे। तो 890 के रेट पे 463, थोड़ा सा लॉस है, कोई दिक्कत नहीं है। 7.5 रुपए, पौने 8 रुपए के आसपास का होपफुली ये कवर होता हुआ नजर आए, लेकिन कब तक, कैसे, कहाँ, या फिर निकलने की भी सलाह देखते हैं। पंकज जी, पेटीएम में क्या करना चाहिए? 890 की इनकी खरीदारी है। जी सर, ये स्टॉक कल और आज में ही थोड़ा सा सुर्खियों में रहा है। कोई क्लेरिफिकेशन पेटीएम की तरफ से जो आया, उसके बाद में भी ये स्टॉक आज चलते नहीं चला है। लेकिन जिस तरीके का एक प्राइस एक्शन है, एक स्ट्रांगली वी शेप की डेली चार्ट फ्रेम पे और वीकली चार्ट फ्रेम पे भी एक वी शेप की रिकवरी यहाँ पे देखने मिल रही है। स्विंग्स के बिल्कुल करीब ये स्टॉक अभी क्लोज हुआ है। मेरे ख्याल से इसको होल्ड करना चाहिए। छोटा सा रिस्क है यहाँ पे, अगर मुझे लगता है कि ये 910 अगर एक बार क्रॉस करता है तो 1125 तक की लेवल्स बहुत नॉन स्टॉप यहाँ पे नजर आ रही है। मेरे ख्याल से पेटीएम को छोटी सी रिस्क के साथ में इसको होल्ड करे, 860 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर इसको लेके चले। चलिए जी, 860 का स्टॉप लॉस लगाएं और आगे तो बढ़ने के इसमें आसार दिख रहे हैं, तो होल्ड करने की सलाह। अच्छा, एक बात बताएंगे सपन, ये गलती से मुझसे हुई है सपन सपना वाली, या अक्सर ऐसा हो जाता है? नहीं सर, अक्सर हो जाता है। सपन ही को सपना ही समझते हैं लोग, सपन नाम कॉमन नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ जी, और उस स्पेलिंग में मुझे दूर से दिखाई दी और मैंने उसको वही पढ़ दिया। पर मैं माफ़ी चाहूँगा सपन आपसे, लेकिन आपके लिए अच्छी खबर है, होल्ड करना है आपको। आगे आपको छोटा मोटा जो लॉस है ये कवर हो जाएगा और 910 से 1125 तक के टारगेट्स दिख रहे हैं। सो ये क्वांटिटी क्योंकि आपके पास ठीक ठाक है, तो आपको घबराने वाली बात नहीं है, आप इसे होल्ड कीजिए। और कितना सर स्टॉप लॉस? 860। हाँ जी, ये स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा बस, और उसके बाद ये आप संभाल के रखिए। आगे बढ़ जाते हैं, अगले कॉलर है मिस्टर मनोज शर्मा फ्रॉम जयपुर। मनोज जी, स्वागत है आपका। क्या शेयर्स हैं सर आपके पास? नमस्कार सर। सर मेरे पास डिक्सन के 25 शेयर है 15,200 की रेट पे। ओके, तो सर मैं जानना चाह रहा हूँ कि इसको अभी रखना चाहिए या, वैसे 2-4 महीने का व्यू है मेरा। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बड़ा महंगा शेयर है ये, और 25 आपने लिए हैं, मतलब 25 में ही उसका भाव बहुत, मतलब टोटल अमाउंट बहुत ज़्यादा बनेगा, लेकिन 1000 रुपये के आसपास का मोटा मोटा नुकसान है सर इनको। तो क्या करना चाहिए डिक्सन में? जी विपिन जी, जब से मैं आपके साथ में शो कर रहा हूँ ये सवाल अक्सर पूछा जाता है डिक्सन के बारे में। तो मेरे ख्याल से ये मिड कैप आईटी का सबसे हाईएस्ट प्राइस वाला ये स्टॉक है। होल्ड करने की सलाह रहेगी डेफिनेटली। ये थोड़ा सा रिस्क होगा यहाँ पे लंबा, लेकिन 13,500 का एक स्टॉप लॉस आप डेली चार्ट फ्रेम के ऊपर इसको लगा कर रखें। और 200 डीमा भी ये अभी दोबारा सपोर्ट लेते हुए नजर आया है। मुझे लगता है कि इनका 15,500 तक ऊपरी लेवल में शॉर्ट टर्म में इसके अंदर रेट्स देखने मिल सकते हैं, और 16,800 रुपए तक के इसके लंबे अवधि के अंदर टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। लेकिन जो स्टॉप लॉस है थोड़ा सा नीचे है, 13,500 का इनको मेंटेन करना चाहिए डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है जी, तो 13,500 के स्टॉप लॉस के साथ थोड़ा होल्ड कीजिए। महंगा बड़ा शेयर है, लेकिन ठीक है, यहाँ से इसकी किस्मत पलटेगी, 15,500 तक जा सकता है। ये होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं अभी पंकज जी आपको। 13,500 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आप ही के सवाल होंगे, पंकज जी से उनके जवाब लेंगे, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। बाजार अगले हफ्ते में आपका स्वागत है, और पंकज जी के साथ आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। पंकज साहब, तो देखिए यहाँ पर ये भी देख लेना ज़रूरी है, अमेरिकी बाज़ारों की ओपनिंग हुई और बहुत ही गिरावट के साथ, भारी गिरावट के साथ ये खुले हैं अमेरिकी बाज़ार, और 1 से 1.25 से 1.5% तक की उनके अलग अलग इंडाइसेस में यहाँ गिरावट देखने को मिल रही है। जाओ जोन्स में 650 पॉइंट इस वक्त नीचे। अब क्लोजिंग कैसी होगी वो अलग बात है, लेकिन शुरुआत तो बेहद ख़राब हुई है। क्या असेसमेंट इसका इंडियन मार्केट्स के लिए हम कर सकते हैं? जी, 1.5% के आसपास अभी डाउ जोन्स नीचे है, और जिस तरीके से आईटी भी प्रेशर दिख रहा है वहां पे, नैस्डैक 1.25% के आसपास नीचे खुला हुआ है। डैक्स भी करीब करीब 1.5% के आसपास अभी ये नीचे ओपन होते हुए नजर आया है। डेफिनेटली ये जियोपॉलिटिकल जो टेंशन से स्प्लिट होते हुए नजर आए हैं। कहीं ना कहीं संडे के जो बायलैटरल टॉक्स है उसके ऊपर ये स्पेकुलेशन लिया जा सकता है कि ये थोड़ा सा निगेटिव बायस के साथ में मार्केट रहेगा। और अगर
कहीं ना कहीं अगर ये टॉक्स जो है अगर फेल हो जाता है तो मेरे ख्याल से बड़ी लंबी गिरावट इंडियन मार्केट्स में भी देखने मिल सकती है। बहुत नेचुरल सी बात है कि जिस तरीके से ब्रेंट के अंदर आज दिन में 10% का एक उबाल देखने मिला, फिलहाल करीब करीब 7% के आसपास क्रूड जो है वो तेजी में चल रहा है। गोल्ड और डॉलर इंडेक्स में जो नरमी देखने मिल रही है, तो संकेत तो कतई अच्छे नहीं है, लेकिन टेक्निकल्स के लिहाज से जो मैंने लेवल्स दी थी उसके बाद में ही जो है वो मार्केट के अंदर हम लोगों को रिएक्शन देखने मिल सकता है। जिस तरीके से यूएस मार्केट में अभी जो गिरावट है ये अगर सस्टेन होती है और इसको और भी नीचे लेके जाती है ये गिरावट, तो मेरे ख्याल से मंडे का दिन और भी टेरिफिक होगा। हाँ, मुझे लगा ज़रूरी कि बड़ी गिरावट है तो इस पे आपकी राय बनती है और इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली मंडे को इंडियन मार्केट्स पे भी आएगा, क्योंकि एक शार्प रिएक्शन है अमेरिकी बाज़ारों में, जहाँ सारे इंडाइसेस से 1% से ज़्यादा, कोई 1.5%, 1.25% इतना सब गिरावट आ गई। गिरावट गहराएगी या रिकवरी आएगी एक अलग बात है, लेकिन एक ओपनिंग बहुत ही शार्प डाउनफॉल के साथ हुई है अमेरिकन मार्केट्स की। बहुत शुक्रिया पंकज, क्योंकि समय हो गया है समाप्त, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और एक मार्केट एनालिसिस जो कि एनालिसिस मंडे के लिए जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वक्त पे, इस जंक्शन पे जब थोड़ा जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और सभी दर्शकों को भी हैप्पी वीकेंड। और सोमवार को जब बाजार खुलेंगे आज की बातों को ध्यान रखिएगा और एक सुरक्षित और फायदे वाला ट्रेड कीजिएगा। नमस्कार।